हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, शारदा क्लासेज की तरफ से, शारदा क्लासेज के टीम मेंबर्स की तरफ के। आपका 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत ही खुशहाल और नए कुछ लेके आपके जीवन में आए, ऐसा मैं कामना करता हूं। तो चलिए, हम लोग क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे थे और क्लास 12 में विलियन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। और विलियन चैप्टर में पिछले क्लास में आपको हिमांक बिंदु का अवनमन या हिमांक का अवनमन टॉपिक आपको बताया गया था। ये भी आपका एक कोलाइडी गुण था। जस्ट उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्वैथनांक बिंदु का अवनमन, ये भी कोलाइडी गुण था। उससे पहले पढ़े थे आदर्श और अनादर्श विलयन। उससे पहले पढ़े थे हम लोग रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर संबंधित क्या वाष्प दाब का अवनमन या सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। और आज आपके बीच हम लास्ट यानी अंतिम और अंतिम में भी अंतिम कोलाइडी गुण लेके आए हैं। वो आपका कौन सा कोलाइडी गुण है? तो आपका इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब आपको लेके आया गया है। तो ये लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होने जा रहा है। तो शुरू से लास्ट तक बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत रोमांटिक और एक से एक अच्छे अच्छे कंटेंट है जो आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन परासरणी दाब पढ़ने से पहले परासरण को पढ़ेंगे, उससे पहले डिफ्यूजन को पढ़ेंगे, इफ्यूजन को पढ़ेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आगे चलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे सुनहरे सुनहरे क्वेश्चंस को करके इस लेक्चर को क्या कर देंगे, लास्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जवाबदेही है। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है विलियन का क्या। तो ये आपका विलियन का लेक्चर है। मैंने ये लेक्चर विलियन का है, आपको क्लास 12 का है। वर्ग कितना? तो वर्ग आपको 12वीं वर्ग का है, ठीक है। और हमारा पहला टॉपिक आपके पॉइंट सामने लिखा हुआ है डिफ्यूजन। क्या लिखा हुआ है? डिफ्यूजन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन आपका संक्षेपण होता क्या है, इसके विषय में जानते हैं कि संक्षेपण क्या होता है। तो संक्षेपण क्या होता है बेटा, दो टर्म आते हैं, ठीक है। एक टर्म हमारे पास आता है, मैं आपको बता दूं जरा सा, मच्छर भी पढ़ाने लगता है, बहुत ज़्यादा टच पावर है इसका। तो क्या कहता है कि आपका दो टर्म होता है, एक आपका डिफ्यूजन होता है संक्षेपण और एक आपका इफ्यूजन होता है। इफ्यूजन होता है, ये भी आपका संक्षेपण टाइप का ही होता है, ठीक है। दोनों में कुछ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आपका डिफ्यूजन का मतलब होता है आपस में डिफ्यूज करना, आपस में मिल जाना। तो आपस में जब दो लोग मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिला, आप भी हमसे मिला, बात बराबर है। चीनी में नमक मिलाओ या चीनी में नमक कहते हैं, हाँ मान लो चीनी में नमक मिलाओ या नमक में चीनी मिलाओ, मिलना तो दोनों को है, नहीं मिलना तो दोनों को है। चीनी में पानी को मिला दो या पानी में चीनी को मिला दो, बात तो बराबर है। लेकिन मिलता कौन है? चीनी को मिलना पड़ता है ना, मिलना पड़ता है। तो एक ऐसा टर्म होता है जब एक तरफ से आपका कोशिश किया जाए और दूसरा सबसे कोशिश नहीं किया जाए। जैसे आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं लेकिन वो आदमी आपसे मित्रता करना नहीं पसंद करता है, ठीक है, और वो आपका मित्र नहीं बनना चाहता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मिलने में मिलेंगे जरूर लेकिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, आप किसी को मित्र बनाना चाहते हैं और वो भी आदमी आपसे मित्रता करना चाहता है तो आसानी से मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को क्या कहा जाता है? संक्षेपण कहा जाता है। तो उम्मीद है आप संक्षेपण को समझ गए होंगे कि संक्षेपण क्या होता है। तो चलिए संक्षेपण को परिभाषित करते हैं हम लोग कि संक्षेपण होता क्या है। तो बिल्कुल आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का लिखेंगे, किसी भी पदार्थ का अंतिम गमन यानी नेट मोमेंट, अंतिम गमन उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रण वाले की ओर
वाले की ओर पारगम्य झिल्ली के द्वारा, पारगम्य झिल्ली के द्वारा झिल्ली के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षेपण कहा जाता है या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संक्षेपण कहा जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर उसका मूवमेंट होगा, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ऑब्वियसली डायग्राम बहुत अच्छा तरीका होता है बेटा समझाने का, बहुत अच्छा तरीका। इसलिए बच्चा में स्लेट और बच्चा का किताब आता है, उसमें केला बना हुआ रहता है, अमरूद बना हुआ रहता है, सेब बना हुआ रहता है, देख देख के 1 2 3 4 5 देख देख के पढ़ता है नहीं। तो डायग्राम जो होता है पारदर्शी सब चीज को दिखा जाता है। लेकिन मैं भी आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ इसमें कि विलियन बना के भी दिखा सकता हूँ, वो भी समय आएगा जब सारा व्यवस्था शारदा के पास होगा। लेकिन अभी फिलहाल एग्जामिनेशन आपका करीब है, बहुत लेट शुरू किए हैं, ठीक है। फिर भी 5 महीने कम समय नहीं होता है बेटा, 5 महीने के विदिन हम आराम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, नो डाउट कि नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, एक डब्बा को ले लिया, और बीच में हम क्या करते हैं कि पारगम सस्ता झिल्ली को लगा देते हैं। किसको लगाते हैं? सस्ता झिल्ली को लगाते हैं। कैसे? जैसे हम आपको बताते हैं, सस्ता इसीलिए है क्योंकि आपके घर में कोई मेहमान अगर आ जाते हैं धोखा से भी, ठीक है, धोखा से, वैसे तो बेचारे को आना नहीं चाहिए तुम लोग के यहाँ, लेकिन अगर धोखा से आ जाते हैं और आपके पास छन्ना नहीं होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? सस्ता झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, सस्ता छन्ना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपड़ा से सान देते हैं, सूती साड़ी हो, सूती आपका कोई भी हो, चुनरी हो, कुछ भी हो, उससे आप चाय को छान उन के फटाफट क्या करते हैं? सप्लाई कर देते हैं उनको, नहीं, या कुछ देर छोड़ देते हैं तो चाय पत्ती नीचे बैठ जाता है, आप ऊपर से निकाल के दे देते हैं। नहीं, तो ये आपका सस्ता झिल्ली है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 सॉल्यूशन को लेंगे। एक विलियन आपको इधर लिया जाएगा, आपको विलियन नंबर 1 इधर ले रहे हैं और विलियन नंबर 2 इधर ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखते रहिएगा, नज़र इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये आपको पता होगा। विलियन 1 है, विलियन 2 है, इसका सांद्रण मान लेते हैं कि C1 है और इसका सांद्रण मान लेते हैं C2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपका इधर ऐसे भी मूवमेंट होगा और इधर ऐसे भी मूवमेंट होगा, दोनों तरफ मूवमेंट होगा, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, दोनों तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। सॉलिड पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी विलय पदार्थ जो होगा वो आपका विलय, यहाँ पर ये आपका विलय है, तो विलय का मूवमेंट इधर से इधर होगा, इधर विलायक है, इधर विलायक का मूवमेंट भी इधर से इधर होगा, यानी आपका जिसका भी चाहे दोनों, या इसका भी विलय विलायक इधर का, इसका भी इधर आएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट आपका होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आपका जो सॉल्यूट है, आपका विलय का मूवमेंट आपका हो रहा है इधर से इधर, तो विलय यानी आपको मान लेते हैं कि आपका विलय दिया हुआ है, ठीक है। तो विलय आपका एक्सेस अमाउंट में होगा। एक्सेस यानी क्या? अधिक मात्रा में आपका विलय अगर होता है, विलय जो मैं आपका C1 बता रहा हूँ, अभी और क्लियर कर दूंगा, विलय आपका अधिक मात्रा में होता है, विलय आपका अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। विलय आपका अधिक मात्रा में होगा तो गमन किधर की ओर होगा? तो गमन जो होगा आपका विलय का वो आपका C2 से C1 से C2 की ओर होगा। C1 से कहाँ? C1 से C2 की ओर जाएगा। अब विलायक आपको अधिक मात्रा में अगर होगा, इसका जो इधर हम दिखाए हैं, विलायक आपको अधिक मात्रा में होगा तो यहाँ जो गमन आपका होगा वो किधर होगा? तो C2 से C1 की ओर, C2 से क्या? C1 की ओर। तो ये आपका गमन जो होगा वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। अगर मान लो कि यहाँ पर मान देते हैं कि यदि आपका C1 ज़्यादा होगा, सांद्रण C1 का ज़्यादा होगा, C2 का कम होगा, तब आपका गमन जो हो जाएगा वो किसकी ओर हो जाएगा? C1 से C2 की ओर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि आपका, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, यदि आपका C1 का कंसंट्रेशन C2 से कम है तो जो गमन होगा तत्वों का या विलयन का वो आपको कहाँ से कहाँ तक होगा? तो C2 से C1 की ओर होगा। C2 से किधर की ओर होगा? C1 की ओर होगा। यह आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये गमन क्या हमेशा होते रहता है? नहीं, गमन एक निश्चित समय तक होता है, ठीक है। तो नोट का एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, गमन तब तक होता है, गमन तब तक होता है जब तक कि दोनों विलयन का सांद्रण समान न हो जाए, दोनों विलयन का
या दोनों विलयनों का सांद्रण समान या बराबर न हो जाए। दोनों विलयन का सांद्रण समान या बराबर न हो जाए। जब तक दोनों का समान या और बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आपका गमन चलता ही रहेगा। जब दोनों का समान हो जाएगा तो न इधर का कुछ इधर आएगा और न ही इधर का इधर कुछ आएगा। ठीक है, ये आपको प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसी को संक्षेपण कहा जाता है। आपस में एक दूसरे में मिलना, जहां दोनों आसानी से मिलता है और उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर पदार्थों का गमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, तो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस परासरण क्या होता है बेटा, वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ये भी समझ में आपको आ जाएगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान चीज़ है। परासरण क्या होगा, तो परासरण ये बेसिकली और सिंपल प्रोसेस है। ये परासरण में क्या करते हैं कि हम लोग सब चीज़ वही रहने देते हैं जैसा आपका था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हमने क्या लिया, तो वही कहानी लिया जो वहाँ लिए थे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका विलियन 1 है, ये आपका विलियन क्या है, तो ये आपका विलियन 2 है, मैंने ले लिया। 1 2 वहाँ भी लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं एक का कंसंट्रेशन C1, एक का C2। लेकिन यहाँ पर हम परिवर्तन क्या करते हैं वो आप देखिएगा कि यहाँ पर हम झिल्ली में परिवर्तन कर देते हैं। वो झिल्ली और ये झिल्ली में अंतर होगा, वो झिल्ली और ये झिल्ली में अंतर होगा। ये आपको महंगा झिल्ली होता है, क्या होता है, महंगा झिल्ली होता है। ठीक है, महंगा झिल्ली है, थोड़ा कॉस्टली आएगा, कीमती आएगा। और इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या काम है कि जो आपके इधर से इधर जो विलय आपका आ रहा था, इससे पिछले वाला में आ रहा था, वो विलय का आना रुक जाता है। ये आपके ये जो आपका विलय था इधर से इधर आ रहा था, वो विलय आपका इधर से इधर नहीं आता है। केवल विलायक जो होते हैं, इसके जो विलायक होते हैं वही आपको आता है। इसका फ्लो यानी ये नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि SPM अर्धपारगम झिल्ली का छिद्र का आकार, छिद्र जो होता है इसमें होल्स जो होते हैं उसका आकार विलय के आकार से छोटा होता है। विलय के आकार से छोटा होता है। क्या होता है, विलय के आकार से छोटा होता है। विलय के आकार से क्या होता है, तो छोटा होता है। ठीक है, तो विलय के आकार से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके होल्स छोटे होते हैं, तो छोटा छिद्र होगा तो उससे बड़ा सामान पास करेगा, नहीं करेगा। कितनों कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, ये फट जाएगा, लेकिन आने जाने का काम नहीं करेगा। इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं कि एक तरफ से आता है, दूसरे तरफ से कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसका विलायक इधर से इधर आता है, विलियन के विलायक भी आपको, विलियन इस मतलब इसका भी विलायक इधर से इधर आता है, लेकिन नेट मूवमेंट जो होगा वो ज़्यादातर इधर वाला का उधर की ओर होगा। इसीलिए हम ऐसा दिखाए हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो ऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी परासरण इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे का टॉपिक देखिए, अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम झिल्ली SPM मैंने बताया था। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, तो मैं कुछ बता दूं अर्धपारगम झिल्ली के विषय में कि ये निर्मित होता है। पहला नंबर पॉइंट, यह निर्मित होता है। किस किस से निर्मित होता है, तो प्राकृतिक का कहानी मैं बता दूं। प्राकृतिक का कहानी, प्राकृतिक में क्या होता है, तो प्राकृतिक में बेटा पार्चमेंट बैग होता है। ठीक है, पार्चमेंट बैग, पार्चमेंट बैग ये जानवरों के त्वचा से बना होता है। ये प्राकृतिक होता है, जानवरों के त्वचा से बना होता है। किससे बना होता है, तो जानवरों के त्वचा से बना होता है। जानवरों के त्वचा से बना होता है। कुछ आपको आर्टिफिशियल होता है, मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित में कौन सा होगा, मैं उसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। तो मानव निर्मित में आपका कॉपर फेरोसाइनेट होता है। क्या होता है, कॉपर फेरोसाइनाइट होता है। CO2 FeCN6, ये आपको क्या हो जाता है, तो कॉपर फेरोसाइनाइट होता है। ठीक है, कुछ आपके ये कहानी हो जाते हैं CO2 Fe
होल 6, इसको थोड़ा सा अंदर बाहर कर दो। ये आपका Cu2 FeCN होल 6 ये हो गया। और दूसरा आपका क्या होता है, तो आपका सेलोफोन होता है। क्या होता है? सेलोफोन होता है। और ये सेलोफोन क्या होता है? सेलोफोन यानी सेलोफोन वो फोन बात करने वाला नहीं, ठीक है। सेलोफोन होता है जो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज यानी छिलका से, सेलुलोज से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तो ये आपको सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन होते हैं जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। और चौथा आपका क्या होगा, फेनॉल सैचुरेटेड विद वाटर, यानी जल में संतृप्त फेनॉल की विलयन, जल में संतृप्त फेनॉल का विलयन जो होगा वो भी आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ये भी, तो ये चार आपको मुख्य रूप से मैं आपको बताया हूँ जो जनरली इस्तेमाल में आते हैं, जिसमें आपका एक प्राकृतिक होता है, अदरवाइज सबका सब क्या होता है, तो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा नंबर पॉइंट इसके विषय में आप लिख सकते हैं कि आपके जो एसपीएम के छिद्र होते हैं, एसपीएम के छिद्र का आकार, छिद्र का आकार विलयन के विलय के आकार से छोटा होता है। विलयन के विलय के आकार से क्या होगा, छोटा होगा, आकार से छोटा होता है। नहीं, इससे क्या होता है, तो छोटा होता है, ठीक है, एसपीएम। तो इसीलिए वो उससे पास नहीं करता है। ये क्या करता है, उसे पास नहीं करता है, ठीक है। अब जो नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो क्या होगा, तो लिखिएगा विलय पदार्थ का अंतिम गमन उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रण वाले की ओर होता है। निम्न सांद्रण वाले की ओर एसपीएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। इतना ही नहीं, तो ये जो आपका इससे होगा तो यहाँ पर दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, इधर से उधर भी जाएगा और उधर से इधर भी आएगा। लेकिन हम जो चर्चा यहाँ पर करेंगे एसपीएम में, अभी जो हम पढ़ेंगे वो नेट मूवमेंट की तरफ पढ़ेंगे। तो नोट का एक पॉइंट हम यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो नोट का पॉइंट हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा, यानी विलायक कणों का दोनों तरफ होगा, लेकिन हम लोग परिमाणित गमन को देखेंगे। किसको देखेंगे, परिमाणित गमन को देखते हैं। किसको देखते हैं, परिमाणित गमन को देखते हैं, ठीक है। किसको देखते हैं, परिमाणित गमन को। तो दोनों तरफ होगा, इधर के भी इधर जाएंगे, इधर के भी, लेकिन नेट फ्लो किधर होगा, यानी ज्यादा कोण किधर से किधर जाता है उस पर ज्यादा फोकस होता है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, किसकी मदद से, तो डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं। तो अर्ध पारगम झिल्ली में आप डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में फटाफट चला जाएगा, सारा चीज़ इधर उधर नहीं जाने देंगे हम, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एसपीएम झिल्ली को बना लीजिए जैसे मैं बना रहा हूँ। फटाफट आप देख रहे होंगे कि फटाफट झिल्ली जो है वो आपका बन रहा है, बन गया। झिल्ली कौन, झिल्ली वो झिल्ली बुनिया नहीं जो कल खाइएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका जो बुनिया झिल्ली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको एसपीएम है। ये क्या है,
एसपीएम है, अर्ध पारगम झिल्ली आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको दो चीज़ ले लेना है। इसमें आपको क्या करना है, दो चीज़ ले लेना है। एक तरफ आप विलियन को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, विलियन को। एक तरफ ले लीजिए विलायक को, किसको लीजिए, विलायक को। मुख्य रूप से आपको जल होता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि केवल विलायक जो होगा, सॉल्वेंट जो होंगे विलायक, ठीक है, वही इधर से इधर आएगा। ठीक है, वही आपको इधर से इधर आएगा। क्यों आएगा वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इधर से इधर आएगा क्योंकि विलायक आपको हाईली कंसंट्रेटेड है, इधर से इधर आएगा। विलियन का तो इसका भी विलायक, इस विलियन का भी विलायक इधर से इधर आएगा, और इसका भी विलायक, तो ये तो केवल विलायक के है, इसमें तो विलय है ही नहीं। ठीक है, तो ये विलायक तो इधर से इधर तेजी से आएगा, इसका भी जाएगा, लेकिन इधर वाला बहुत तेजी से जाएगा, आई उसके कंपेरिजन में कम जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चर्चा किसका करेंगे, तो हम नेट मोमेंट का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर किसका, तो विलायक का परिमाणित गमन का चर्चा करेंगे। परिमाणित या अंतिम, परिमाणित गमन के विषय में बात करेंगे। विलय का परिमाणित गमन जो होगा उसके विषय में हम बात करेंगे। जो विलय का परिमाणित गमन आपको एसपीएम से किधर की ओर हो रहा है वो आपको चर्चा में किया लाया जाएगा। किस में लाया जाएगा, चर्चा में लाया जाएगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा, दोनों तरफ ये भी आएंगे ये भी आएंगे। लेकिन इधर से ये 100 ग्राम आएगा तब तक ये, यानी 100 ml आएगा तब तक ये 1 लीटर चला जाएगा। तो ज़्यादा कौन जा रहा है, यही ना जा रहा है, बस यही दिमाग में रखना है। ठीक है, और विलय तो आएगा ही नहीं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। विलय आपको बिल्कुल नहीं आएगा, विलय का बिल्कुल 9 के बराबर संभावना है आने का। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हमारा टॉपिक क्या है, परासरणी दाब। परासरणी दाब को बेटा कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका होता है, कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप देखिएगा बैक लेके चलते हैं। आपका विलायक इधर से इधर आ रहा है, विलायक क्या आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो विलायक जो आपका इधर से इधर आ रहा है, जिसके कारण ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, परासरण की क्रिया हो रही है। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम लेके ही समझा देते हैं, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम ले ले तो बहुत उत्तम रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि आपको बहुत अच्छा डायग्राम, एक सुनहरा सा डायग्राम प्यारा सा बना देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बताने की। यह आपका एसपीएम है, यह आपका विलियन है। ध्यान से देख लीजिएगा, यही आपको पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से टॉपिक यही था। ये आपका विलायक क्या है, विलायक है। ठीक है, और इसमें जो मूवमेंट आपका हो रहा है वो मूवमेंट आपको कैसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है। मूवमेंट आपको इधर से इधर हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ये आपको परासरण की क्रिया हो रही, किसकी क्रिया हो रही है, तो परासरण की क्रिया हो रही। और यहाँ से इस साइड से हम क्या करेंगे, तो इस साइड से विलियन की तरफ से एक दाब लगेगा। ये आपको क्या है, तो दाब है, ये आपको दाब है, ये क्या है, दाब है। इसी दाब को हम लोग परासरण दाब बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ये परासरण दाब है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो परासरण दाब है, जो विलियन की तरफ से विलायक की ओर लग रहा है। विलियन की तरफ से, यानी जो ऑस्मोसिस हो रहा है, जो आपको विलायक इधर आ रहा है, विलायक को रोकने के लिए उल्टा बल है। मान लो बांध टूट गया या पानी कहीं से लीक कर रहा है, तो पानी जिधर से लीक कर रहा है उसको उल्टा तरफ से ना हम उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, तब ना वो रुकेगा। अब दीवार हमरे शरीर पर गिर रहा है, उसको और कहेंगे आ बैल मुझे मार, तो अपने तरफ उसको खींचेंगे। पेड़ हमरे तरफ गिरता है तो हम उसको रोकते हैं ना, उल्टा दिशा में ना। तो इसको रोकने के लिए, यानी ऑस्मोसिस परासरण को रोकने के लिए विलियन की तरफ से विलायक की ओर एक बल लगाया जाता है। इसी को परासरण दाब बोलते हैं। और इसी दाब का दूसरा नाम भी होता है, जिसको हाइड्रो स्टैटिक दाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम होता है, यानी द्रवित स्थिर दाब। द्रवित स्थिर दाब भी होता है। ठीक है, यानी स्थिर द्रव के द्वारा दाब लगता है। दाब आपका लगेगा लेकिन स्थिर द्रव, यानी ये आपका घूम नहीं रहा है, इसमें करंट नहीं है। ये पानी जो है विलियन है, इसमें कोई आपका धारा नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है। पानी में करंट होता है ना, धारा होता है ना, धारा का बहाव, सो नहीं है। तो ये आपको परासरण दाब होता है। ये क्या होता है, परासरण दाब होता है। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि एक ऐसा दाब, एक ऐसा दाब जो विलियन से विलायक की ओर, विलियन से विलायक की ओर
विलायक की ओर परासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परासरणी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरणी दाब कहते हैं। तो विलयन सॉल्यूशन साइड से, सॉल्यूशन से उसकी ओर लगाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? परासरणी दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरणी दाब कहा जाता है। आ गया समझ में? तो ये भी आ गया। अब हम लोग कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं वो आपको बताते हैं कि पाई जो होता है, पाई, ये पाई जो आपका दिया हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, कैपिटल एम के। और कैपिटल एम को बेटा मोलरता बोलते हैं। अभी हम समझाएंगे कि मोलरता भी क्या होता है, वैसे आपको इसे पहले हम बता चुके हैं। और पाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी से, तापमान केल्विन में। तापमान किस में? केल्विन में। तापमान किस में लेंगे? तो केल्विन में। केल्विन में जो तापमान लिया जाता है उसमें, ठीक है। अब दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा, पाई डायरेक्टली, पाई बराबर एम आर टी, या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी। और यहाँ से प्रोस्पेरिटी को हटाइएगा तो एक इक्वेशन आ जाएगा, पाई बराबर एम आर टी आ जाएगा, एम आर टी आ जाएगा, जहाँ आर आपका क्या होगा? तो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का तो कहानी हम बता ही चुके हैं। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब है, एम आपका मोलरता है, टी आपका तापमान हो गया, आर आपका सार्वत्रिक गैस स्थिरांक हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कौन क्या होता है, काहे किसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब आर के कुछ वैल्यू होते हैं जो आपको लेना पड़ेगा बेटा, तो यही आपका, तो आर का वैल्यू हम क्या सब ले सकते हैं? तो आर का वैल्यू आप लेंगे तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 0.0821, ठीक है, 0.0821। ऐसे आप बहुत सारे मान आर के क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। मैं आपको कुछ मान बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका आर का इस फॉर्म में मान ले लिए। अब दूसरा वैल्यू में मान लीजिए इसका, तो इसका मान आपका हो जाएगा क्या? 8.314, ठीक है, इंटू 10⁻7 अर्ग, इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन पर मोल, या मोल पर केल्विन, ठीक है। और इसका वैल्यू 8.314, ठीक है, जूल, क्या लिख सकते हैं? जूल पर मोल पर केल्विन ले सकते हैं, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। पर केल्विन जब ले लिए, यहाँ पर बाई लगा ही दिए तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, इसका वैल्यू और भी लिख सकते हैं, 8.314 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल ले सकते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, इसका वैल्यू आपको 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लिख सकते हैं। तो आपको जो भी वैल्यू आपको समझ में आए यहाँ से, उस वैल्यू को आप लिख सकते हैं। ये टोटल आर का मान होता है। हम सब लिख दिए हैं, जो आपकी आवश्यकता में होगा वो आप लिख लीजिएगा। मोलैरिटी क्या होता है वो भी समझा दे। एम बराबर क्या होता है? तो विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स किसका? तो एन से एस विलय होता है, तो विलय के मोलों का संख्या बट्टा वॉल्यूम किसका? तो विलियन का। विलियन का वॉल्यूम लेंगे किस में? तो लीटर में। विलियन का वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में। तो विलय बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोलों का संख्या बट्टा विलियन का आयतन, किस में? वॉल्यूम आपको लीटर में। ये आपका आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में ऑब्वियसली आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक है क्या? तो परासरणी दाब के प्रकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परासरणी दाब के प्रकार है। तो परासरणी दाब के प्रकार कितने होते हैं? तो बेटा 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तो 3 तरह का आपका होता है। वो 3 तरह का दाब आप निकाल सकते हैं। एक आपका आइसोटोनिक, आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको परासरणी दाब के प्रकार हैं तो 3 तरह का समझा देते हैं। एक आपका आइसोटोनिक होते हैं, नाम भी हिंदी में इसको लिख सकते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। दूसरा आपको हाइपोटोनिक होता है, ध्यान से देखिएगा, हाइपोटोनिक होगा। और तीसरा जो होगा वो आपका क्या होगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा।
इंग्लिश हिंदी कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों का क्या मतलब होता है। इसका आइसो का मतलब बेटा सेम होता है, समान होता है, और टॉनिक का मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी क्या, समान वाष्प दाब वाला, समान वाष्प दाब वाला। जैसे मान लीजिए कि मैं एक विलियन लेता हूँ, ठीक है, विलियन लेता हूँ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, और मैं एक दूसरा विलियन लेता हूँ, ठीक है, ये विलियन आपका 1 है और ये आपका विलियन 2 है, इसका प्रेशर है पाई 2। दोनों का विलियन का अगर परासरणी दाब बराबर है तो ये आइसोटोनिक हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, टॉनिक का मतलब होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, एक विलियन लीजिए, ठीक है, ये पहला ले लीजिए और इसका पाई 1 मान लीजिए, और एक और विलियन ले लीजिए, ठीक है, और ये दूसरा विलियन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब पाई 2 मान लीजिए, पाई 1 आपका क्या हो, पाई 2 से कम हो, ठीक है। तो ये आपके पाई 1 आपको हाइपोटोनिक हो जाएगा पाई 2 के तुलना में, ठीक है। और हाइपर का मतलब होता है अधिक, हाइपर का मतलब होता है अधिक, और टोनिक का मतलब होता है दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर जो है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि 2 विलियन सब में लेना है, कंपेयर करना है। विलियन 1 है, इसका परासरणी दाब 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कि विलियन आपका 2 है और इसका परासरणी दाब पाई 2 मान लेते हैं, और पाई 1 मान लेते हैं कि बड़ा है पाई 2 से, ठीक है। तो ये आपको ये हो जाएंगे, ठीक है। वास्तव में परासरणी दाब जो होता है, वास्तव में जो परासरणी दाब होते हैं वो आपका गैस इक्वेशन होता है। नोट का एक पॉइंट बता देते हैं, समझा भी देते हैं। वास्तव में ऑस्मोटिक प्रेशर एक गैस समीकरण होता है। क्या होता है, एक गैस समीकरण होता है। हम पढ़े हैं पाई, तो पाई आपका क्या है, प्रेशर है, तो पाई को पी लिख सकते हैं। पाई आपका ये परासरणी दाब है, लेकिन है तो दाब ही नहीं, तो पाई आपका पी हो गया। हम फार्मूला पढ़े हैं पी बराबर MRT, पी बराबर क्या पढ़े हैं, MRT। तो पी पाई के जगह पर क्या पी लिख सकते हैं। एम का फार्मूला हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम, मोलरिटी N/V। तो यहाँ M के जगह पर N/V लिख सकते हैं, ये R है और ये T है। भी को इधर ले आओ तो क्या हो गया, पी भी बराबर क्या आ गया, NRT आ गया ना। इसी को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। क्या है, यही आपका आदर्श गैस समीकरण है। ये आपका क्या है, आदर्श गैस समीकरण है। ये आपका क्या है, तो आदर्श गैस समीकरण है। तो पी भी बराबर NRT, तो एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। और आपको डिसॉल्टिनेशन होता है। एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस में, ठीक है। एक आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, नहीं उल्टा आपका परासरण की क्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल पानी, समुद्री पानी, तो समुद्री पानी हमारे विलियन होते हैं, उसमें सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों पाया जाता है। तो प्रेशर को जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, तो प्रेशर सॉल्यूशन के साइड से लगाया जाता है। तो प्रेशर सॉल्यूशन के साइड से इतना ज़्यादा लगा देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को कि सॉल्यूशन जो समुद्री जल होता है ना, वो जल आपका सॉल्वेंट की ओर आने लगता है और समुद्री लवण उधर ही रह जाते हैं। तो उससे डिसॉल्टिनेशन करवाया जाता है। समुद्री लवण यानी समुद्री जल जो होता है उससे लवण को बाहर निकालकर पेयजल में पीने योग्य मीठा जल में बदला जाता है। तो ये भी आपके बोर्ड में क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए मैं इसको भी आपको समझा दिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। 2 चीज़ आप, एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर। एक चीज़ होता है बेटा सिकुड़ना, एक चीज़ क्या होता है, सिकुड़ना। ध्यान से देखिएगा, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना, कोई भी चीज़ सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ से द्रव बाहर निकलेगा। द्रव क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। सिकुड़ेगा तो बाहर निकलेगा। पानी को क्या करते हैं, गाड़ते हैं कपड़ा को, तो द्रव बाहर निकलता है। तो द्रव बाहर निकलेगा तो पचक जाएगा। क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको हाइपो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, जो दूसरा वाला है, ठीक है, हाइपो हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। और एक होता है फैलना, एक होता है फैलना। फैलना मतलब क्या, बढ़ जाना, द्रव का बहाव, द्रव का क्या निकलना, द्रव का शोषित होना। क्या, शोषित होना, ठीक है, सोखना, शोषित होना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हाइपर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। जैसे मान लो बहुत देर कपड़ा धोएगा या पानी में रह जाएगा, तो आपका स्किन जो होता है ये भी आपका SPM होता है, सेमी परमिएबल में होता है। इससे भी बाहर से पानी आपके शरीर में चला जाएगा तो हाथ फूल जाएगा। कपड़ा उपड़ा 4-5 घंटा धोगे तो ये देखेगा फूल जाएगा, पैर उर का जो है ये सब
ये सब फूल जाता है। आपको नहीं लगेगा कि पानी, जैसे बरसात में हम लोग चलते हैं तो कहता है पानी लग गया है, यानी पैर में पानी लग गया। पानी में रहते रहते, कादों में रहते रहते ये फूल जाता है, इसका चमड़ा सीज जाता है नहीं, क्योंकि बाहर से स्किन से पानी आपके बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये आपका दो चीज़ होता है, ये भी आप समझ गए। अब चलिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर गन्ने की चीनी के 5% W/V के क्या ऑस्मोटिक दाब और परासरणी दाब की गणना करें। तो आपको पहला चीज़ दिया हुआ है कि चीनी का घोल बनाया गया, तो 5% W/V का क्या मतलब हुआ, इसको पहले समझाते हैं। इसका अर्थ यह है कि 5 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में उपस्थित है। पानी अगर होगा तब जो भी होगा उसमें उपस्थित है, या 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, यहाँ पानी होगा तब ना, पानी जो भी हो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। किस में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है। इसके ये अर्थ हुआ कि 5% ये दिया हुआ है, इट मीन्स क्या, 5 ग्राम आपको पानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। 1 लीटर विलियन नहीं होगा, ml ना दिया हुआ है, वहाँ क्या लिए हैं, 5 ग्राम लिए है ना। तो 5 ग्राम पानी जो होगा वो आपको 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित होगा। कितना में उपस्थित होगा, तो 100 ml सॉल्यूशन में, 1 लीटर में नहीं, परसेंटेज था तो यहाँ 100 ml लिखिए। कितना लिखिए, 100 ml लिखिए। कितना ml लिख सकते हैं हम लोग, 100 ml। कितना ml, 100 ml में उपस्थित होगा। कितना में, 100 ml में उपस्थित होगा। 5 ग्राम आपको 100 ml में उपस्थित है। ठीक है, अब इससे आप क्या कर सकते हैं, तो इससे आप आसानी से आगे बढ़ के सॉल्यूशन को डील कर सकते हैं। अब ये आपका ये आ गया, तो इससे आपको क्या पता चला, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो टेम्परेचर पाई, टेम्परेचर का वैल्यू निकाल लीजिए। टेम्परेचर आपको 15 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज कीजिएगा तो 15 + 273 हो जाएगा, यानी 288 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर आपको आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका चीनी है, तो चीनी का सूत्र लिख लीजिए। चीनी का क्या होता है, केन शुगर है, तो चीनी का सूत्र क्या होगा भाई, C12H22O11 होता है नहीं, और इसका मास कितना होता है, तो 342 ग्राम, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला क्या है, तो पाई बराबर MRT, फार्मूला को लगा दीजिए। आर का वैल्यू आपको पता है कि आर का वैल्यू क्या होता है, तो पाई आपको निकालना है। एम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 5 ग्राम ही दिया है। चीनी का मास कितना हो गया, तो 342। वॉल्यूम कितना हो गया, तो 100 ml है, लीटर में चेंज कीजिए तो 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर में चेंज कर दिए। गुने आर का वैल्यू कितना, तो 0.0821, इंटू टेम्परेचर कितना है, तो 288। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.4 ATM आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.4 ATM आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्या कहता है, 200 घन सेंटीमीटर क्यूब जलीय घोल में इतना ग्राम बहुलक होता है, 300 केल्विन पर घोल का ऑस्मोटिक दाब इतना हो जाता है, इतना 2 × 10⁻³ ATM हो जाता है। तो बहुलक का आपको बताना है, बहुलक का क्या बताना है, दाब द्रव्यमान आपको बताना है। तो चलिए भाई फटाफट हम इसको बना लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूले लिखते हैं। पाई बराबर क्या हो जाएगा, MRT, डायरेक्ट भी बन जाएगा, यहीं पर वैल्यू को डाल देंगे। पाई आपको परासरणी दाब दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2.6 × 10⁻³ दिया हुआ है। एम आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट, तो वेट कितना दिया हुआ है बहुलक का, तो 1.26 ग्राम। मोलर वेट बहुलक का निकालना है, तो मान लेंगे एम मान लेते हैं। ठीक है, या एक्स मान लो, एम का है मानेगा, एक्स मान लो, एम पहले भी था, कहेगा वही चीज़ रह गया, एक्स मान लो। ठीक है, अब बट्टा वॉल्यूम आपका तो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, तो 200 ml के बराबर होगा, तो वॉल्यूम आपको 200 ml हो गया, और 1000 से भाग दे दिए तो 200 क्या हो गया, इतना लीटर हो गया। आर का वैल्यू डालिए, तो 0.0821 हो गया, इंटू टी का मान डालिए, तो टेम्परेचर आपका कितना है, तो 300 केल्विन दिया हुआ है, टी का मान डाल दिए 300 केल्विन। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, एक्स, तो एक्स को बाबू क्या कीजिए, डायरेक्ट इधर लाइए और सारा टर्म उधर लिख दीजिए जैसे था, तो इसको 2 शून्य कटिए जाएगा। अब इसके बाद 1.26 ऊपर में है, ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा, तो गुने 10 कर दीजिए, और ये आपका 0.0821 जैसे है वैसे रहने दीजिए, 300 को इधर लिख दीजिए, और बट्टा में यहाँ क्या है 2 है, और गुने में इधर क्या आ जाएगा
2.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको समझ में आ भी रहा होगा कि 1.26 इतना 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 जो भी है सारे वैल्यू आपको आ गए। और सारे वैल्यू को आप जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये मान आपको 60,000 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60,000 ग्राम पर मोल के करीब आ जाएगा। कितना? 60,000 ग्राम पर मोल के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60,000 ग्राम पर मोल के करीब आ जाएगा। है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहता है गन्ने की चीनी में, गन्ने की चीनी में 5% घोल है। तो बेटा 5% घोल है तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो दो आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक आपका पाई1 है जो आपका चीनी का सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरा कहता है कि इतना % घोल के साथ आइसोटोनिक है, ये आपका यूरिया का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? यूरिया का सॉल्यूशन दिया है। दूसरा आपका किसका सॉल्यूशन दिया हुआ है? तो यूरिया का सॉल्यूशन है। किसका? तो दूसरा सॉल्यूशन आपका यूरिया का सॉल्यूशन है कि किसका सॉल्यूशन? हाँ, दूसरा सॉल्यूशन आपका यूरिया का सॉल्यूशन है। तो ये आपका इसका हो गया और दूसरा सॉल्यूशन आपका पाई2 मान लेते हैं यूरिया का है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों आपको आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब क्या? समान परासरणी दाब वाले, ठीक है। अब दोनों में फार्मूला लगा दीजिएगा तो इसका मोलर मास अलग हो जाएगा, आर तो इसमें भी सेम होगा, टी का चर्चा नहीं है, आर दोनों में सेम ही होगा, और इसका M2 हो जाएगा और RT हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको बेटा काट कूट के ख़त्म करो, टी आर को गायब करो, ठीक है। अब आपके पास आ क्या जाएगा? तो आपके पास ये M1 आ जाएगा और इधर आपका M2 आ जाएगा, ठीक है। M1 जो आएगा, M1 के जगह पर वैल्यू डालिए। M1 आपको कितना? तो चीनी वाला का था ना, चीनी वाला का, तो 5% दिया हुआ है तो 5, और चीनी का मास कितना? तो 42,342, और विलियन आपको कितना हो जाएगा? तो 5% आपका ये दिया है तो 5% घोल है नहीं, इसका मतलब क्या? 100 ml में 5 ग्राम उपस्थित है तो इसका जो मास हो जाएगा वो आपको 100 ml हो जाएगा। 1000 से इसमें क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसका निकालिएगा तो इसका आपको कितना दिया हुआ है? तो 0.877 आपको परसेंटेज दिया है, मान लेंगे x। इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 0. यानी 100 ml में ये भी उपस्थित है, इतना बट्टा 1000। 100 ml वही चीज़ परसेंटेज में था। तब जो कटने वाला है भाई नीचे वाला कटिए गया। आपके पास आया क्या? उस वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए, x को इधर ले आइए, इसको इधर भेजिए भाई। क्या आएगा? तो x बराबर क्या आ गया? 0.877 इंटू 342 अपॉन कितना आ गया? 5। अब इसको आप भाग उग दे दीजिएगा तो आपको 60 ग्राम लगभग आपको कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल के करीब आ जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार आपका एक बहुत ही बेहतरीन सेट जो था वो आपको बेहतरीन सेट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका मात्र 1-2 लेक्चर का कंटेंट होगा। एक आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है, वांट ऑफ का गुणनखंड, और उसके बाद हमारे पास जो होगा वो आपका सॉल्युबिलिटी यानी विलयता पढ़ना है हम लोग को, और उसके लास्ट में विलयता के साथ ही हेनरी के नियम को पढ़कर हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अब आप लोग क्या कीजिए? हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।